चलिए, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए बात मत कीजिए, शुरू करते हैं। कोई पहला क्लास हमने लिया था उसमें कोई डाउट हो? पहला क्लास लिया था, कोई उसमें डाउट हो? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मैं एक बार ब्रीफ कर दूं हम लोगों ने क्या क्या बातें की थी। ठीक है, हमने पहला दिन का क्लास लिया था, पहला ही दिन क्लास हुआ था ना बस। ठीक है, चलिए अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमने जनरेटर भी रखवा लिया है और मोस्ट प्रॉब्ली अब कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा था कि भाई 5-6 पॉइंट्स को हम लोगों ने इंपॉर्टेंस दी थी। अब बैठ जा भाई जल्दी से। ठीक है, हम लोगों ने पहली बात कहा था कि यहां पे जब हम लोग पढ़ रहे थे कि एससी क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने समझा क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को हम स्कोर कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि और क्या उसमें हमने देखा, तो कंटेंट हमारा ऑलरेडी जीएस में चल रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा कि एग्जाम का जो ट्रेंड है वो क्या रहा है। तो हमने देखा 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक सीधा क्वेश्चन आता है, एक दार्शनिक क्वेश्चन आता है, एक मुहावरा आता है। और हमने देखा कि पेपर कैसे 69 का पेपर जो था वो रिलेटिवली आसान था और 68 का पेपर जो था वो रिलेटिवली डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें दार्शनिक क्वेश्चन ज्यादा थे और जो 69 है उसमें सीधा क्वेश्चन ज्यादा था। फिर हम लोगों ने समझा कि एग्जाम का डिमांड क्या है, बीपीएससी का डिमांड क्या है एसए से। तो हम लोगों ने वहां देखा कि 6 वर्डों की बात की। हमने कहा यूपीएससी किन किन चीजों को डिमांड करता है, तो 6 वर्डों पे फोकस था। हमारा पहला वर्ड था क्लोजली, निकटतम। इसमें हमने कहा कि जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें उसी के अराउंड अपने क्वेश्चन को लिखना है, ना कि हम कोई अपनी टॉपिक को अपने से नया क्वेश्चन बना ले और घूम जाए। हम अपने क्वेश्चन को अपने से नहीं बना सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछा है हम उसी क्वेश्चन को उसी के अनुसार लिखें। ये हम लोगों ने बात किया। फिर दूसरा आया कि हम, तो इसका मतलब पहला जो फोकस था वो विषय वस्तु पे था। जो पहला फोकस था कि भाई जो केंद्र बिंदु जो क्वेश्चन कह रहा है आप उसी के बारे में बात कीजिए। दूसरा हम लोगों ने कहा उसको अरेंज्ड, ठीक है, और उसी में वर्ड आया कि हमको ऑर्डरली अरेंज करना है। इसका मतलब आपको जब क्वेश्चन दिया गया है, लिखने से पहले उसका नक्शा बनाए, लिखने से पहले उसको सोचे, लिखने से पहले वो कैसे फ्लो करेगा, भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष कैसे जाएगा। हमने वहां बताया कि आपको इस तरह से लिखना है, वो पानी की तरफ फ्लो होना चाहिए, जहां बीच में कहीं भी टूट ना हो, बीच में कहीं भी गैप नहीं हो। फिर हम लोगों ने बात किया कि ठीक है, आप तो भूमिका में भी बहुत सारे पैराग्राफ को लिखते हैं, बॉडी में भी बहुत सारे पैराग्राफ को लिखते हैं। सवाल ये है कि इन पैराग्राफ को भी क्रमबद्ध वर्ग में क्या करना है, आपको सही से लगाना है। ठीक है, क्रमबद्ध वे में क्या करना है, हमको सही से उसको लिखना है। क्लियर है? क्लियर है? आप बैठ जाइए, बाहर बैठ जाइए, क्लास बैठ जाइए बाहर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कि कैसे सीक्वेंस में, मतलब पैराग्राफ भी ऐसे बहना चाहिए जैसे वो सब पैराग्राफ आपस में क्या हो, जुड़ा हुआ। फिर हम लोगों ने बात किया, चौथा वर्ड आया हमारे पास, कंसाइज। ठीक है, इसका मतलब था कि हम जो भी बात लिखते हैं वो बात, एक डायलॉग हमने बोला था, सीधी बात नो बकवास। इसका मतलब टू दी पॉइंट लिखिए।
आपके पास इतना जगह नहीं है कि आप कुछ भी वहां पे लिखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया था आपको कि किसी क्वेश्चन में था, चंपारण वाला भी एग्जांपल लिया था, जिसमें शुक्ला जी गए, लखनऊ में गांधी जी से मिले, ये बात किया, वो बात किया, ठीक है। फिर लखनऊ से क्या हुआ, गांधी जी को चंपारण बुलाए तो रेलवे स्टेशन पे ये मिले। तो हमको क्या करना है, इसको सिंपल एक शब्द में लिखो, शुक्ला जी ने बुलाया और चंपारण पहुंच। ये बीच का इतना नहीं करना है, ठीक है। और पांचवा हमने कहा कि जो इफेक्टिवनेस और एग्जैक्टनेस, मतलब अपनी जो बातें हैं उसको एकदम सटीक लिखो, और लैंग्वेज, ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करो जो प्रभावशाली हो, जिसका कोई मीनिंग हो, महत्वपूर्ण हो। और लास्ट में कहा व्याकरण पे ध्यान दो, और आपका हर पैराग्राफ एक ही बात करेगा, चाहे भूमिका हो, मुख्य भाग हो, वो सब एक ही बात कर रहा होगा, किसके बारे में, जो क्वेश्चन पूछा। क्लियर है हम लोग यहाँ पे? ये हमने बात की थी, मतलब हमको 6 शब्दों पे फोकस करना है। उसके बाद हमने कहा कि हमने एक डिबेट देखा कि संरचना वर्सेस विषय वस्तु, फोकस कहां होना चाहिए, कंटेंट पे कि स्ट्रक्चर पे। तो हमने कहा कंटेंट एक दिन में तो बनेगा नहीं, कंटेंट धीरे धीरे बनेगा, ठीक है। कंटेंट क्या होगा, धीरे धीरे बनेगा, लेकिन सबसे पहले कमांड स्ट्रक्चर पे होना चाहिए, संरचना पे होना चाहिए। क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत है, आज भी बहुत है, लेकिन आप इससे नहीं लिख पा रहे। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कहां पे किन बातों को लिखना है। तो इसीलिए हमने कहा सबसे पहले स्ट्रक्चर पे फोकस करें, संरचना पे फोकस करेंगे। और इसीलिए हमने जो शुरुआत की थी, हम लोगों ने शुरुआत किया था, हम लोगों ने कहा, शुरुआत किया और हम लोगों ने कहा कि संरचना का मेनली 3 भाग है। क्या क्या है? पहला हमारा क्या है, भूमिका। दूसरा हमने कहा क्या है, मुख्य भाग। और तीसरा क्या है, निष्कर्ष। हमने बताया कि एस्से में जब आप बात करते हैं, एक बच्चे का प्रश्न भी था कि कितना लिखना है, तो हमने बताया कि हमारा एस्से 700 से 800 शब्दों का पूछा जाता है। उस दिन हम लोगों ने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था क्या? ठीक है, आज भी हम लोग क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, आज भी मॉडल आंसर दूंगा। मॉडल आंसर कितने लोगों ने पढ़ा या उसको फेंक दिया? पढ़ा, क्या समझ में आया? बहुत छोटा दे दिया था, उतना ही लिखना है मैडम, उतना भी लिख लीजिएगा ना, बहुत हो जाएगा, ठीक है। आप उतना भी लिखिएगा, उस सारे शब्दों को यदि आप पैराग्राफ में उतारिएगा, आपके 2 पैराग्राफ से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो शब्द कंप्यूटर से लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, हमने इसलिए नहीं दिया था कि वो छोटा है कि बड़ा है, हमने किस लिए, अब यहां मेरे को देखिए, अब मैं ही हीरो हूं, मुझे देखना है प्लीज। हमने इसलिए नहीं दिया था कि छोटा या बड़ा है, हमने क्यों दिया था आपको समझिएगा। अभी मैं उसको वापस बोर्ड पे लेके आऊंगा, हमने क्यों दिया। और मुझे ये पक्का पता था कि कोई ना कोई मुझे ये कमेंट पक्का देगा, सर मटेरियल इनफ नहीं था। मैं कह रहा हूं आप उसका एक एक लाइन उतारिए, एक पैराग्राफ मोर देन 1 पेज के आसपास होगा, लेकिन हमारा वो पर्पस ही नहीं था। हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस ये बस बताना था कि किसी क्वेश्चन की शुरुआत कैसे की जा सकती, और उस शुरुआत में लिखते वक्त शब्द कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो लाइनें हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़ रही हैं, कैसे कम शब्द में आप अपनी बात को कह पा रहे हैं। ये उसका मेन पर्पस था। जब आप संदर्भ की बात कर रहे हो, तो संदर्भ में वो एग्जाम्पल को उठा के क्वेश्चन से कैसे कनेक्ट, ये मेन अंडरस्टैंडिंग कराना था। और यदि मैं आपकी जगह होता और मेरा मास्टर, मैं आपको सच बताऊं, पूरे यूपीएससी की जर्नी में एक भी मास्टर ने मुझे मॉडल आंसर नहीं किया। अब पता है यूपीएससी में एससी का बैच कैसे चलता है, 1 सप्ताह में 1 क्लास, 1 सप्ताह में 1 क्लास।
और वो क्या देते हैं, 2 दिन में पूरा थ्योरी खत्म, तीसरे दिन में क्या दे देंगे, टेस्ट, और टेस्ट का डिस्कशन। 2 दिन में, पहले दिन में ही, दूसरे दिन में आपको कहेंगे दूसरा वीक में आप आइए, टेस्ट लिखिए और उसका डिस्कशन तीसरे वीक में हो जाएगा। कोई हमको नहीं सिखाया इंट्रो कैसे लिखना है, मॉडल आंसर कैसे दिया है, किसी ने आज तक नहीं दिया। आज भी चले जाइए आप पूरे राजेंद्र नगर को, एक इंस्टीट्यूट का आप हमको खोज के दिखा दीजिए जो आपको ऐसे एक बता रहा हो मॉडल आंसर, नहीं देता वो। ये बहुत टीडियस काम है। तो कहने का पर्पस ये है बस इतना, जो हम दे रहे हैं उसमें से सीखने की कोशिश कीजिए। कमी 1000 हो सकती है लेकिन पर्पस वो है ही नहीं। तो अब आइए मैं उसको भी बोर्ड पे लिखा लाऊंगा और दिखाऊंगा मेरा पर्पस और क्या है। हमने देखा 700 से 800 शब्द है, हमने कहा था कि जो टोटल कितने पैराग्राफ में लिख लो, 12 इसलिए कहा। अब अगेन कुछ बच्चा कहेगा सर हम 16 में लिखेंगे तो भाई 50 में लिख, मुझे कोई बस ये जो 3 प्रश्न है वो तीनों प्रश्न हमको 3 घंटा में चाहिए। और मैं जो भी पढ़ाता हूं एवरेज बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं भी अपने आप को बिलो एवरेज मानता हूं। और मैं, क्योंकि जो बिलो एवरेज होगा वही मेहनत करेगा, जो प्रकांड पंडित होगा वो कहेगा आता है और आता जाता कुछ नहीं है। मैं बहुत सारे प्रकांड पंडितों को देखा है। समझना ये है, एस्से में 3 एस्से है, बहुत बड़ी बात है। 3 एस्से लिखना कोई आम बात नहीं है। यूपीएससी में 2 एस्से लिखने में फूंक निकल जाती है। आप यहां 3 एस्से, 3 बार दिमाग को ऑन एंड ऑफ, कितना सोचिए, आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेना है, आपका नॉलेज बेस बड़ा होना चाहिए और आपको टाइम भी चाहिए, क्योंकि हाथ भी थक जाएगा सोचते सोचते। इसीलिए कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो और टाइम से पहले कंप्लीट करो। तो आप 12 लिखो, 13 लिखो, 14 लिखो, 11 लिखो, मुझे लगता है 12 पैराग्राफ होना चाहिए। एक और बच्चे का, किसी का डाउट है, सर मैं लाइन वाइन में कम लिखता हूं, मैं एक पैराग्राफ में ना 5-6 शब्दों को ही लिखता हूं, क्या मेरा पैराग्राफ, हाँ भाई तेरा पैराग्राफ बड़ा हो जाएगा, क्या दिक्कत। अब ये सब फालतू क्वेश्चन हमसे मत पूछिए, ठीक है, क्योंकि आप कोशिश कीजिए एक अच्छे पैराग्राफ में 8-9 वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, क्या होगा, एक लाइन बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो हम 12 पैराग्राफ की बात किए और हमने कहा भूमिका में कितने पैराग्राफ डाल दो, क्योंकि हमको भूमिका ऑलवेज पता है 10 से 15% से ज्यादा मार्क्स का नहीं होता, 10 से ज्यादा 15% स्पेस का नहीं होता, ये 70 से 80% का होता है, और निष्कर्ष भी 10 से 15%। ये क्लैरिटी है। तो यहां भी C1 एंड C2, और मुख्य भाग में हमने कहा था B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 8 पैराग्राफ। अब ये जरूरी नहीं कि 8 ही हो, आप 7 लिखना चाहते हो 7 लिख दीजिए, आप 9 लिखना चाहते हो 9 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं कि हमने कह दिया तो यही ब्रह्म लकीर, ऐसा कुछ नहीं। ये एक एवरेज बच्चे को समझाने के लिए कि इतने के आसपास होना चाहिए। क्लियर है, डन है यहां। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मैंने रिवाइज करा दिया ताकि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे हो, और घर पे बहुत बार बच्चों को समय नहीं मिलता रिवीजन कराने का, रिवीजन करने का, सॉरी, तो मैंने सोचा मैं ही ये पूरा काम कर देता हूं। अब आइए हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि भूमिका के बारे में पढ़ रहे थे, भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन, और हमने कहा भूमिका का 2 ही पर्पस है। पहला पर्पस है इसका अर्थ बता दो, और दूसरा इसका संदर्भ बता दो। और अर्थ में भी हमने कहा 2 तरीके के अर्थ बताओ, एक शाब्दिक अर्थ बताओ और दूसरा गहराई में या छुपा हुआ अर्थ बताओ इसको। और यही आपका क्या है मुहावरा में, और जो दार्शनिक क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ये नहीं है
क्वेश्चन तो ये सिर्फ क्या है, दिखाने के लिए। असली क्वेश्चन कौन सा है, ये। क्लियर है। और दूसरा हमने कहा था संदर्भ। संदर्भ का मतलब है बैकग्राउंड। और हमने कहा था संदर्भ और बैकग्राउंड आपको हेल्प कहां से मिलेगा, करंट करंट अफेयर्स एग्जांपल्स को चूज को। आज बड़ा और अच्छा अच्छा एग्जांपल, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए। कल हम लोगों ने मुहावरा किया था, आज हम लोग दार्शनिक क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, ताकि जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है उसको पहले कवर करें। क्लियर है। अब आइए, अब ये भी एक सवाल है कि सर मैं अर्थ कैसे कैसे समझ लूंगा। क्या अर्थ समझने का एक ही तरीका है? आपको ही पता है भगवान के पास पहुंचने का एक रास्ता नहीं है, हजारों रास्ते हैं। कोई आदमी मेहनत करके कर रहा है भगवान के पास पहुंचने का, कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो गुफा उफा में बैठा हुआ है, कोई भगवान के पास जा रहा है डेली यहां से लुढ़क लुढ़क के। सिर्फ 50 रास्ते हो सकते। तो वैसे ही कह रहा है, अर्थ आप बहुत अलग अलग तरीके से समझा सकते। कैसे समझा सकते हैं? पहला तरीका हो सकता है आप उसको सिंपल क्या कर दो, उसका परिभाषा दे दो। सिंपल क्वेश्चन पूछा, उसको परिभाषित कर दो। लेकिन होता क्या समस्या, लिखते चले जाइएगा, होता क्या है समस्या कि बहुत बार परिभाषा हमको क्या होता है, याद नहीं है, एग्जैक्ट परिभाषा हमको नहीं पता है। तो आप वहां पे किसका मदद ले सकते हैं? उदाहरण के माध्यम से भी आप परिभाषित कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक। फिर आप क्या बता सकते हैं, आप स्लेट से लेकर क्या डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड तक कर सकते हैं। एक आदमी घोड़े पे डुक 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 दौड़ता था और दूसरा आदमी आज क्या कर रहा है, सीधा मोबाइल फोन से मैसेज पहुंच जा रहा है, ईमेल से मैसेज पहुंच जा रहा है, एसएमएस के थ्रू पहुंच जा रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच रहा है। उसके लिए पहले कितना आदमी दौड़ के क्या करता था, महाराज का चिट्ठी लेके जाता था, कबूतर चिट्ठी लेके जाते थे, कबूतर को बीच में ही मार दिया, कोई संदेश वाहक को बीच में मार दिया, मैसेंजर को, चिट्ठी पहुंचेगा क्या, चिट्ठी को बीच में ही चेंज कर दिया। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, आपने एक बटन दबाया और दूसरे के पास मैसेज। आप इन सब एग्जाम्पल से बता सकते हैं, ये सब उदाहरण है किसके, विज्ञान और सही है। आपने एक क्वेश्चन भी देखा होगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में, हमको नहीं पता है, तो हम बताएं कि हम अलग अलग क्या देखें, तो चंद्रयान, गगनयान, ठीक है, इससे पहले अमेरिका का जितना मिशन आप देख चुके हैं, ठीक है, आप मॉम, इन सब से आपने क्या, या ब्लैक होल की कैसे जन्म हुआ, कैसे उसका आगे बढ़ रहा है, कैसे स्टार बनते हैं, ये सब हम लोग इन सब एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी नहीं हो कि परिभाषा आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उदाहरण खोजो। क्या खोजना है, उदाहरण। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पूरा एग्जाम है ना, पीटी और मेंस, ये एक लड़ाकू व्यक्ति की निशानी है, क्योंकि एग्जाम में क्या आप जब जाएंगे ना तो आप सोच के जाएंगे, कुछ मिल जाएगा कुछ और। जो व्यक्ति वहां लड़ेगा नहीं, वो आदमी पास ही नहीं हो सकता, उसी में लड़के हमको पास होना है। मेंस में भी ऐसा ही होगा, टाइम के साथ आप लड़ेंगे। क्वेश्चन हो सकता है 2 क्वेश्चन आपको आए ही नहीं, तो मैं क्या गिव अप कर दूंगा, नहीं, जो मेरी अवेलेबल नॉलेज है उससे मैं क्या करूंगा, उसको आंसर करूंगा। कह रहा है दूसरा और क्या मेथड हो सकता है, क्या हो सकता है मेथड, कह रहा है और क्या मेथड हो सकता है, परिभाषा कर लिया, बोला भाई कुछ नहीं तो एक कहानी सुना दे, अपनी कहानी या दूसरों की कहानी। रामू श्यामू 2 गांव में थे, ऐसा ऐसा कहानी था, हम वहां जा रहे थे, हम पहले बहुत गरीब थे, ऐसा ऐसा। तो कहानी के माध्यम से भी अर्थ को समझाया जा सकता है। जैसे एक बड़ा फेमस कहानी आप लोग बार बार लेते हैं, बार बार लेते हैं, कौन सा कहानी,
कि एक माता जी अपने बच्चे को गांधी जी कहीं हो गांधी को ले आओ, गांधी जी के पास ले गई, बोली कि मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, इनको कुछ समझाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको एक सप्ताह बाद बुला के लाना, एक सप्ताह बाद लेके आना। फिर उन्होंने दोबारा गए, गांधी जी ने उसको प्यार से समझाया। तो माता जी ने पूछा कि भैया आपने एक सप्ताह का क्यों समय लिया? तो कहा मीठा मैं भी बहुत खाता था, तो पहले मैंने मीठा खुद छोड़ा, फिर उसके बाद इस बच्चे को ज्ञान दिया। तो इस कहानी के माध्यम से आपने अर्थ समझा दिया उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो 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 अब एक और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। एक साधु और बिच्छू का भी है, ठीक है। साधु और बिच्छू का क्या है? साधु नहा रहा है, साधु नहा रहा है, एक बिच्छू डूब रहा है। साधु क्या करता है? उस बिच्छू को बचाने की कोशिश करता है, और बिच्छू उसको बार बार डंक मारता है और पानी में कूद जाता है। फिर साधु बचाता है, फिर बिच्छू काटता है। तो आदमी बगल वाला कहता है मूर्ख साधु, क्यों बचा रहा है इसको? तो बोला देखिए, ये जो बिच्छू है मर रहा है, मर रहा है, फिर भी अपना कैरेक्टर छोड़ नहीं रहा। फिर मैं मनुष्य होकर अपना कैरेक्टर कैसे छोड़ सकता? इसका मतलब आपने कहानी के माध्यम से क्या करने की कोशिश की? समझाने की कोशिश। मान ले कोई ऐसा ऐसे हो जो बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, तो आप वहां अतिशोक्ति अलंकार की बात करते हैं, दो लाइनें लेके आते हैं, कविताओं को पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि कहानी, कविता के माध्यम से भी आप क्या करते हैं? अर्थ को समझाने की कोशिश करते, ठीक है। तीसरा कहता है, बहुत लोग यूज करते हैं कोट। कोई फेमस आदमी ने कोई बड़ी बड़ी शब्दों को कहा हो, आज भी हम लेंगे, ठीक है। अपने छत की मरम्मत तब करो जब सूर्य चमक रहा। आप ऐसी बातों को करते हैं, बड़ी बड़ी बातें। आप भी बोलते मेरे दादा ऐसा कहते थे। क्या कहते थे? तो दादा की अपनी कुछ बातें बताते हैं, हमारे पिताजी मरने से पहले ये कह के गए थे। तो कुछ ऐसी बातें जो क्या है, यूनिवर्सल है, अच्छी लगती है, फायदेमंद है, आप उन बातों को डालते हैं। और क्या तरीका हो सकता है? और क्या तरीका हो सकता है? तो इसी में आप एक और तरीका है कि आप अपनी बातों को, जब ये सब फेल हो जाए, परिभाषा नहीं आता, उदाहरण नहीं आता, कहानी नहीं आती, कविता नहीं आती, कोट नहीं आता आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। आप क्या करो, जो आपका शब्द है, कौन सा शब्द महत्वपूर्ण, जो शब्द है आपके हिस्से में, उनको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप क्या करते हैं? अपने अर्थ को समझाते हैं, ठीक है। परिभाषित कर लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, कविता पढ़ लीजिए, कोट कर लीजिए, कहानी सुना दीजिए, या कुछ समझ में नहीं आए, लगे कि अब हमको इनमें से कुछ नहीं आता है, तो महत्वपूर्ण शब्दों को अपनी भाषा में समझा दीजिए। क्लियर है? महत्वपूर्ण भाषा, अपनी भाषा को, अब मैं उसका एग्जाम्पल भी लूंगा अभी। तो ये अलग अलग तरीका है क्या करने का? समझाने का। अब एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि एक जगह लिखा है कि कोशिश करें कि जितने जटिल कॉम्प्लेक्स बातों को ना लाने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आप अपने सिंपल शब्दों में या सिंपल मतलब में, देखिए क्या है, हमारा एग्जाम किस चीज का है? जनरल स्टडीज। हम कोई एक्सपर्ट नॉलेज की बात नहीं करते, हम क्या है? जनरलिस्ट है। पूरे सिविल सर्वेंट को क्या कहा जाता है? जनरलिस्ट। तो इसीलिए वो एक पॉइंट मेक करता है कि आप ऐसा ना हो, आप एक शब्द भी हमने कहा था कि जब आप शब्दों का भी प्रयोग करें तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन वहीं पर लिखा है कि बड़ा फ्लावरी, डेकोरेटिव, हाई फाई शब्दों का भी प्रयोग अवॉइड करें। तो कहने का मतलब है कि जब आप अपनी कोई बात कह रहे हैं तो इतना एकदम टेक्निकल में मत घुस जाइए, उसको आम आदमी की बोलचाल के भाषा में एक जनरल आदमी के कैसे समझ सकता है,
उन एग्जाम्पल्स को वैसी चीजों को लेके आए जब तक कि वो क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन एकदम टेक्निकल का ही डिमांड ना कर। आप क्या कोशिश करेंगे कि जनरल बातों को ही, बस उसका इतना ही नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं लगे कि अब सामने वाला बड़ा टेक्निकल हो गया, अब एग्जामिनर को ही समझ में, एग्जामिनर भी टेक्निकल आदमी है क्या ना, वो तो क्या है, वो जर्नलिस्ट है। वो भी जब चेक कर रहा है, हमको नहीं पता हमारा कॉपी कौन सा आदमी चेक कर रहा है, और एस्से में तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, एक सब्जेक्ट, एक एस्से में हर सब्जेक्ट आता है। तो इसीलिए वो ये कहने का मतलब था। यहां पे क्लियर है हम लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं पहला। कल उस दिन हम लोग एक क्वेश्चन लिख चुके थे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके और हमारी जिंदगी के सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे जियो जैसे कल मरने वाले हो, सीखो जैसे हमेशा के लिए जीने वाले हो। अच्छा डायलॉग है, रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा, हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं। बोर्ड पे हो गया, हो गया, हो गया, सोच लिया, बोर्ड पे प्लीज। तो हमने अभी देखा कि हमने कहा भूमिका, भूमिका, भूमिका में हमने देखा क्या क्या समझना है हमको, अर्थ, और अर्थ भी क्या, शाब्दिक एंड गहराई। मैं इसको 1000 बार बोलूंगा, आपके दिमाग में बैठा देना है। अब समझते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है ऐसे जियो जैसे कल मरने वाले हो। ये कीवर्ड है हमारा, जीना और मरना, ठीक है। कह रहा है सीखो जैसे हमेशा के लिए जीने वाले। समझिए, हम इन चारों को यदि समझा दें तो हमारा मतलब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है, इसका मतलब है ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है, इसी को पहले समझ लेते हैं। ये कह रहा है, ये कह रहा है ऐसे जियो जैसे कल मरने वाले हो। इसका मतलब ये आज, आज के समय की बात कर रहा है। ये किस चीज की बात कर रहा है, ये जो कहते हैं ना प्रेजेंट में रहने, इसका मतलब आज इस क्षण, इस क्षण में रहने की बात कर रहा है। कितने लोग देखिएगा आप मनहूस की तरह है, मिलेंगे बहुत खराब है, जहां है वही मनहूसियत है। अरे रुक जा भाई, सब सुनेंगे, थोड़ा हमको भी अपना ज्ञान दिखाने दो। 5 मिनट समझा लेते हैं, फिर मैं आपसे पॉइंट लूंगा, ठीक है। 2-4 मिनट पहले बेसिक को ना कंफ्यूज हो जाओ। एक बात बताऊं दोस्त, सबसे बड़ी समस्या क्या है, दुनिया में सिखाना बहुत मुश्किल है। जब आप यहाँ होंगे ना तो मुझे हर वो बच्चे के दिमाग में वो बात पहुंचानी है, बीच में कंफ्यूज नहीं करते। आपकी बात को भी मैं लूंगा, 5-7 मिनट दे दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है पहले इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब कह रहा है वो आज के समय की बात कर रहा है, वो आज के क्षण की बात कर रहा है, वो अभी के खुशी की बात कर रहा है। खुश होंगे हम आज नहीं, 7 दिन बाद। अरे भैया, और कल मर गए तो, या अभी अगले क्षण मर गए तो, ऐसे बहुत लोग हो रहा है। देखिएगा अभी क्लास ले रहा है, हार्ट अटैक आ गया, बहुत ऐसे टीचरों का हुआ। ऐसे हमें नहीं आएगा, ये हमें पूर्ण भरोसा है, सो चिंता ना करें। ऐसे बहुत लोग हैं, चलते चलते गिर गए, मर गए, सारा सपना क्या रह गया। इसलिए देखिए, जब मर रहे होंगे तो जितने हमारे जो ओल्डीज हैं, आज जलेबी खिला दो, रसगुल्ला खिला दो, या जो आ भी रहा होगा रसगुल्ला जलेबी लेके आ। बहुत लोगों को देखो मरे हुए मुंह में जलेबी ठूस रहा है। मर गया भाई, जब जिंदा था तब तो तुम पूछे नहीं, अब जलेबी या रसगुल्ला खिला रहे हो।
कुछ लोग ये भी कोशिश करता है लाइटर नोट पे कि भैया उसको जलेबी इतना खिला दो डायबिटीज हो तुरंत ऊपर स्वर्ग सिधार जाए। पॉइंट ये है वो कह रहा है कि आपको इस क्षण में, इस पल में जीना है, ठीक है? आपकी जिंदगी इस पल तक है। आप जो करना चाहते हो जीवन में उसके लिए अभी से करो। होते ना बहुत लोग कल से करेंगे, अरे कल 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 कभी नहीं आएगा, वो इसी मोमेंट में वो कल है तुम्हारा, ठीक है? तो कह रहा है आप कोई भी क्या कहते हैं अपने लिए कार्य डिसाइड करते हैं, कोई गोल बनाते हैं, तो कह रहे हैं उसके लिए अभी से करो। आप आगे आने वाले समय का इंतजार मत करो। आगे आने वाले समय का इंतजार मत करो, आप आज पे फोकस करो, इस क्षण में जियो। खुश रहना है तो खुश रहना, हमेशा खुश रहना, क्योंकि हर क्षण ही आपका है। क्लियर है? इसका मतलब ये पूरा लाइन देखें तो ये किसकी बात कर रहा है? जीना कैसे है, ये इसी की बात कर रहा है। मतलब ये जीने की कला के बारे में बात कर रहा है। जी तो सब रहा है, हाथी घोड़ा सुअर सब जी रहे, है ना? लेकिन कितने लोग सही में जी रहे हैं? अभी आप कहिएगा मैं जब सिविल सर्वेंट बनूंगा तभी खुश होऊंगा, उसी दिन अच्छे से नहाऊंगा दाढ़ी उड़ी बनाऊंगा। ऐसे बहुत कसम खा लेते हैं दाढ़ी में तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक कि मैं, अरे भैया क्या फालतू का डायलॉग है ये। अच्छे से क्लीन से रहो, फ्रेश लगोगे, अच्छे एग्जाम पे क्या लगेगा? दिमाग लग। फ्यूचर में कभी कोई सिक्योर्ड, तो कह रहा है जीने की कला। ये सारी बात कैसे सिखा रहा है कि जीने की कला आपको आज में रहना है, इस क्षण में रहना है, इस क्षण खुश रहना है, और ये सोच के काम करना है कि मेरा कोई मतलब कल इस मोमेंट अगले मोमेंट हम मर सकते हैं, मतलब आज में जीने की वो बात कर। दूसरा कहता है सीखो जैसे हमेशा के लिए जीना हो। इसका मतलब ये पूरा लाइन ये किसकी बात कर रहा है? ज्ञान लेने की क्षमता की बात कर रहा है। ज्ञान लेने की क्षमता के बारे में। इसका मतलब ये कह रहा है कि तू अपने जीवन से संतुष्ट ना हो, मतलब अपने ज्ञान से संतुष्ट मत हो। तुमने कुछ भी सीख लिया है, हमेशा ही सीखने का स्कोप बना रहेगा। इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तुम जीवन में हमेशा ही इसके पीछे भागोगे, ज्ञान के पीछे। एक ज्ञान मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा ज्ञान। और अब देखिए ये कितना अच्छा कटाक्ष है आज के एजुकेशन सिस्टम पे। हम कैसे पढ़ते हैं? लिक्को एंड फिक्को है हमारा पढ़ाई। लिक्को फिक्को समझते हैं? हमारा पढ़ाई आजकल क्या है? आज के सारे सिस्टम में, चाहे वो शिक्षा हो, संबंध हो, ठीक है, हेल्थ हो, हर चीज में हम क्या हो गए हैं? लिक्को एंड फिक्को। लिखो और फेंको, इसका मतलब यूज एंड थ्रो। इसका मतलब आप पढ़ाई क्यों करते हैं? बस ये टेस्ट दे ले, उसके बाद भूल जाएंगे, ये एग्जाम पास कर ले। इसीलिए देखिए ना, पूरा यूपीएससी और बीपीएससी की जर्नी आपकी क्लास 10 से मतलब 8 9 से लेके ग्रेजुएशन तक की कहानी है, और उसी को पढ़ने में हमें दोबारा कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि हमने कभी भी इस पर्पस से पढ़ा ही नहीं। हमने किस पर्पस से पढ़ा? कि एग्जाम को निकालना है। अब देखिएगा सचमुच जिस दिन एग्जाम हो गया उस दिन अगली बार पूछिए कि क्या है, बोलेगा एग्जाम खत्म हो गया ना, अब मत पूछो। क्योंकि हमने ऐसा लगता है कि पढ़ा और डिलीट कर दिया। तो ये उस पर कटाक्ष कर रहा है, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, संबंध वैसे ही होते जा रहे हैं। हेल्थ, हम आज जिम जाएंगे, आज ये इतनी एक्सरसाइज कर लेंगे कि बस खत्म।
2 दिन गए, उसके बाद 1 महीना कुछ नहीं। ये सब धीरे धीरे होता है, ठीक है, सब धीरे धीरे। लोग फास्टिंग पे लगे हैं, एकदम 2 दिन 4 दिन नहीं खाएंगे, और 5वां दिन इतना खा लिया जिस दिन 10 दिन के इक्वल टू था, कोई फायदा नहीं। सब चीज क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि आप ऐसा मत करो कि हर चीज से आप संतुष्ट होके बैठ गए, मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैंने मैं ये नौकरी ले लिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये विकास की बात कर रहा है कि किसी भी जीवन के किसी भी क्षण में आपको अपने से संतुष्ट नहीं होना है, और हमेशा ही ज्ञान के प्रति क्या होना है, जिज्ञासु होना है। क्या होना है, जिज्ञासु होना। आपको हमेशा ही ज्ञान के प्रति क्या रहना है, इच्छुक रहना है। आपको ज्ञान के प्रति क्या रहना है, इच्छुक रहना है। क्या हुआ, देखिए क्या बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम कह रहे हैं कि हम ज्ञान के प्रति हमेशा क्या रहें, इच्छुक रहें। ज्ञान के प्रति हमेशा हम जिज्ञासु रहें, क्यूरियोसिटी हमेशा बनी है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, हमेशा नई नई, और जो ऐसा व्यक्ति है वही क्या करता है, नया नया खोज करता है, नई नई चीजों को लेके आता है। सोचिए एडिसन साहब एक चीज बना लिए, बोले अब छोड़ दो, बहुत कुछ कर लिए। न्यूटन साहब, ऐसे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट कौन हुए, क्या आइंस्टीन हुए, कौन हुआ? तो आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सबसे बड़े साइंटिस्ट आपको न्यूटन हुए, क्योंकि न्यूटन ने उन सब चीजों की तब खोज की जब कोई चीज था ही नहीं, कोई भी चीज था ही नहीं। तो कह रहा है कि हमें जीवन, ये पंखा को बंद कर देंगे, कैसी चल रहा है ना, अच्छा ठीक है। तो ये सिंपल सा कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें एक लाइन में कहें तो इन सब का मतलब है ज्ञान की खोज। इसका मतलब ओवरऑल ये कह रहा है कि हमको जीना ऐसे है, या हम जो भी गोल उठाते हैं, हम जो भी सपने संजोते हैं, उसके लिए हमको हर क्षण काम करना है, हर पल काम करना है। हमें भविष्य का इंतजार नहीं करना है, हमें अपनी खुशियां आज जीनी है, आज से इस क्षण से जीना है। हमें जितना भी काम करना है वो इस क्षण से करना है। और कह रहा है इस क्षण में हमको क्या करना होगा, हम अपने गोल तक तभी पहुंच पाएंगे जब हम ज्ञान के इच्छुक रहेंगे। और कैसे ज्ञान की, जो हमको लगता है कि हम हजारों हजार साल जिएंगे, तभी तो उस ज्ञान को हम बड़ा मन से सीखेंगे। वैसा ज्ञान जो आगे आने वाले समय में हमारी क्या करेगा। क्या इतनी बातों से हम एक पैराग्राफ 6-7 लाइन लिख सकते हैं क्या? हम इसका मॉडल भी आंसर आपको देंगे, देखिएगा हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर अब इसी में I2 आ जाते हैं। I2 किसकी बात कर रहा है, संदर्भ की। अब संदर्भ की बात देख ले, क्या कह रहा है संदर्भ। अब एग्जाम्पल उठाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी देखिएगा बड़ा एक फेमस नाम चल रहा है, एलन मस्क। ये सबसे पहले किस चीज का इन्वेंशन किए, पेपर। अब कहां चल गए, स्पेस, टेस्ला, जो बोलिएगा उसी फील्ड में चल। स्पेस का कोई माई बाप दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन क्या किया, उसमें नासा को भी पीछे छोड़, नई नई चीजों की खोज शुरू की। क्यों, उसको पढ़ना स्टार्ट किया और वहां से आगे बढ़ना स्टार्ट। आप अभी एक आजकल फेमस नाम और आ रहे हैं, बिल गेट्स। बिल गेट्स आजकल डालते हैं, मैंने ये 5 किताबें पढ़ ली है, पिछला 2 महीने में मैंने ये 3 किताबें पढ़ी, और वो लिस्ट डाल रहे हैं। मतलब वो व्यक्ति को पढ़ने की क्या जरूरत, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे इतने साल, लेकिन वो क्या कर रहा है, अभी भी पढ़ रहा है। और देखिए तीसरा, इस डिजिटल दुनिया में आज यदि आप
तुरंत तुरंत नहीं सीखेंगे और इस मोमेंट में नहीं रहेंगे तो आप क्या हैं, आप हर समय मनहूसियत ही छाई रहेगी। आप इंस्टा पे जाइए, आपकी मनहूसियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? देखिए, दोस्त स्विट्जरलैंड घूम रहा है, वहां हनीमून मना रहा है, शादी कर रहा है, अरे सब मैं रूम में बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? आप तो गए थे मजा लेने इंस्टा पे, फेसबुक पे, वहां उल्टा टेंशन मिल गया। तो क्या हुआ? इस दुनिया में हमको ये बात सीखना होगा कि हाँ, मैं एक लार्जर गोल के लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है? तो ये क्षणिक है, ये जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वो अपने लाइफ पे कर रहे हैं, मैं अपने लाइफ पे अपना कार्य कर रहा हूं। और मेरी जो लर्निंग है, आज यदि मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊंगा तो अगले 50-60 साल मैं फोटो डालूंगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरा, इसीलिए मैं कमरे में बंद हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये डिजिटल दुनिया में आप देखिए, यदि आप नहीं सीखेगा तो कल इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। जितने ओल्डीज हैं, देखिए अंत में उनको भी सीखना पड़ रहा है फोन चलाना और व्हाट्सएप चलाना। पहले कह रहे थे कौन चलाएगा फोन, आजकल देखिए बुढ़े लगे हुए रील पे, एकदम कंटिन्यूअस रील को स्क्रॉल कर रहे हैं। आपके माँ बाप, हमारे माँ बाप, सब वो एक ही जगह लगे हुए हैं। अच्छा है, पहले क्या थे, कंटिन्यूअस बोलते रहते थे, अब रील में लगे हैं तो, लेकिन रील में भी इतना फालतू चीजें देख ले रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं है, जबकि वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है। तो कह रहा है डिजिटल दुनिया में आपको नॉलेज भी क्या करनी होगी, अपने को जीना भी ऐसे, क्योंकि हर चीज तुरंत बदल रहा है। क्लियर है? क्लियर है? इनके एग्जाम्पल से आराम से I2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कोई डाउट? अब कुछ आप बताइए, क्या डाउट था या कोई क्वेश्चन था? हाँ, हमने पहले दिन कहा कोर्ट का सबसे बड़ा समस्या क्या है। कोर्ट अभी रुक जाइए 4-5 दिन, जब आप एक बार बेबी स्टेप पूरा कर लेंगे तो फिर हम लोग कोर्ट पे, कहानी पे, कविता पे आएंगे। देखिए कोर्ट, कहानी, कविता का डिफरेंट प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है और हम कुछ और। क्यों? मैं ऐसे भी स्टूडेंट से मिल चुका हूं, वो किसी और का टेस्ट सीरीज दे के आया था तो मेरे को दिखाने आया था, तो मैंने कहा ये कोट क्यों लिखा तुमने? बोला सर लिख दिया। अरे तो क्यों लिखा? बोला सर बोले थे कि कोई भी कोट याद रहे डाल देना। वे ऐसे थोड़े ना होता है कि कोई भी कोट कहीं भी डाल देंगे। इसका तो मतलब है कि बाहर जा रहे हैं, किसी को भी पापा बोल दे रहे जो आदमी दिखे पापा, अरे पापा नहीं है, वो अंकल है, पापा एक ही है। ऐसा नहीं कि आदमी दिख रहा है तो पापा या मम्मी बोल देंगे, ऐसा नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोट का सिग्निफिकेंस क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो प्रासंगिक है उस क्वेश्चन से? है तो डालो और नहीं है तो मत डालो। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है। कहानी भी ऐसे, मैं बार बार कहानी पढ़ता हूं, कहानी कुछ कह रहा है, क्वेश्चन कुछ कह रहा है, रामू श्यामू भालू सब डालते रहते हैं, तो भाई क्यों डाला इसको? जितना बड़ा तो लिख दिया उतने में, तो उससे अच्छा तुम कम शब्दों में मीनिंग ही बता देते। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। छत की मरम्मत का समय तब होता है जब सूरज चमक रहा होता है। चलिए बढ़े, हो गया हो गया, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। छत की मरम्मत का समय तब होता है जब सूरज चमक रहा होता है। तो इसका मतलब छत की मरम्मत, समय और सूरज चमक, इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या कर सकता है छत की मरम्मत? छत की मरम्मत का मतलब क्या है? इसका मतलब कि वहां किसी प्रकार का चीज टूटा हुआ है
वहां कोई समस्या है, कोई घर टूट गया है, समस्या है। आप यदि हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका मतलब टूटा हुआ है घर, वहां किसी प्रकार का लीकेज है, ठीक है। दूसरा, समय तब होता है, इसका मतलब ये सही समय, मतलब अनुकूल वातावरण या परिस्थिति की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है सूरज चमक रहा है, समय तब होता है, ये दोनों का मीनिंग क्या है? समय तब होता है जब सूरज, इसका मतलब ये सेम बात कह रहा है, मतलब अच्छा मौसम, शाब्दिक अर्थ तो यही है, अच्छा मौसम, ठीक है। मौसम साफ है, मौसम क्या है? साफ है। मेनली ये किसकी बात कर रहा है? गर्मी की बात कर रहा है। मौसम साफ है, आकाश साफ है, लेकिन इसी का हम छुपा हुआ मीनिंग देखें तो कह रहा है, कैसी बात कह रहा है? सूरज जब चमक रहा हो, इसका मतलब कैसी स्थिति? अनुकूल स्थिति। इसका मतलब आपके अनुसार समय क्या है? ठीक है, मतलब स्थिति आपके किसमें है? कंट्रोल में है। स्थिति आपके कंट्रोल में। क्लियर है? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि भाई यदि आपका घर टूटा हुआ है, घर आपका टूटा हुआ है, तो उसकी मरम्मत गर्मी में करवा लीजिए, या मौसम जब साफ हो तो करवा लीजिए, क्योंकि यदि मानसून आ जाएगा, बारिश आ जाएगी, तो उस समय उसकी मरम्मत करनी मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये तो हो गया उसका शाब्दिक अर्थ। लेकिन उसका छुपा हुआ अर्थ क्या है? इसका मतलब वो कह रहा है कि अब आपको अपने काम क्या करना होगा? कह रहा है कि आपको काम की प्लानिंग क्या करनी होगी? इसका मतलब आप जो प्लानिंग, उसकी तैयारी, इसका मतलब समस्या का जानकारी आपको क्या होना चाहिए? पहले से होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? पहले से होनी चाहिए, ठीक है। और जब वो पहले से होगी तो क्या होगा? वो और अच्छे ढंग से होगा, ठीक है। ना कि जब सिचुएशन आ गया तब हम तैयारी करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल, हम अभी बीपीएससी मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो अब एग्जाम से 2 दिन पहले लिखने जा रहे हैं, नहीं है तैयार। लिखना तो हमको पहले दिन से चाहिए था, बट हमने नहीं लिखा। सब आएंगे, अभी अभी हम वहां गए ही नहीं, अभी हम लोग तो इसी पे हैं, शाब्दिक अर्थ और छुपा हुआ। फिर आएंगे किस चीज में हम लोग? संदर्भ में, तो संदर्भ में बात करेंगे फिर, ठीक है। तो अभी तो हम कह रहे हैं ये, इसका मतलब ये व्यक्ति, संस्था, देश, ये किसकी बात कर रहा है? ये पहले से प्लानिंग, पहले से तैयारी, पहले से समस्या की समझ, और उसके लिए आप अपने आप को, इसका मतलब हर तरीके से, चाहे वो पैसे में हो, संसाधन में हो, टेक्नोलॉजी में हो, ये सब में आपको क्या करना है? अग्रसर रहना है। आपको पहले से सोचना है, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं? अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट मिनट में जब समस्या आ गई, क्राइसिस आ गई, तो क्या होगा? आप उस समय चाह कर भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा, यदि आप पहले से तैयार नहीं, पहले से तैयार नहीं। ये उसकी बात करता है, ठीक है। क्लियर है? इसका मतलब मैं यदि I2 को देखूं, इसका मतलब, अब एग्जाम्पल हम लेते जाते हैं, आप देखते हैं अच्छे समय में लोग क्या करते हैं?
इसमें महिलाओं को मैं अप्रिशिएट करूंगा। अच्छे समय में क्या करते हैं, पैसों की बचत। और ये पैसा कब काम आता है, जब आपका बुरा समय। आपको पता होगा 2008 9 10 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई, लेकिन भारत में वो मंदी नहीं आई बहुत कम। क्यों? क्योंकि हम सबके पास क्या था, सेविंग था। एक गरीब व्यक्ति भी होगा तो देखिएगा सेविंग करता है। कैसे सेविंग करेगा, सोना का कुछ बना ले, चांदी का कुछ बना ले, और बुरा समय आएगा तो उसको बेचा जा सकता है। तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो अच्छे समय में पैसों की बचत करता है, वो बुरे समय में क्या मिलेगी, उसको मदद मिलेगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अभी देखिएगा। हमारा नया संसद 2026 में खत्म हो रहा है, पता है ना, 2026 तक फ्रीज किया हुआ है। उसके बाद तो फिर से डिलिमिटेशन कमीशन बनता, फिर से नंबर ऑफ सीट बढ़ते, तब जाके संसद बनाते। क्या हमने पहले से संसद बना दिया है, 29 के लिए क्या है, तैयार है। उसमें सीट, उतना अरेंजमेंट, तो हम पहले से क्या, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, पहले से तैयारी की बात कर रहा है। तो समस्या पता होगा तब तैयारी करेंगे ना। फिर और देखिए, जितना आपदा दिमाग चल रहा है, क्या आपदा प्रबंधन, बाढ़ आने वाला है, तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला कैसे पता चलेगा, तो हमने वार्निंग सिस्टम लगाया। तूफान का पता चल गया तो आदमी को तूफान आने वाला 2 दिन बाद है, तो उससे पहले आदमी को वहां से क्या करना है, हटाना है। बाढ़ आने वाला है तो जितने बांध हैं उनको मजबूत करना होगा पहले से, कि बांध आ। अब एक बात बताइए, जब बाढ़ आ जाता है तो बांध को मजबूत कर सकते हैं क्या हम लोग? आप चाहेंगे भी तो बांध को मजबूत नहीं कर पाएंगे। वो इतना पानी का तेज फ्लो होता है कि उसको रोक नहीं पाए। जैसे हम देखते हैं भूकंप विरोधी मकान बनता है। अब बोलेगा नहीं, जब भूकंप आ जाएगा तो मकान का हम भूकंप विरोधी, तब तक तो मर ही जाओगे, बचोगे कहां। तो जितना आपदा प्रबंधन है वो इसी नियम पे चलता है। क्लियर है? क्लियर है? और क्या हम डाल सकते हैं, बोलिए अब आप लोग। आत्मनिर्भर भारत, बढ़िया, एकदम आत्मनिर्भर भारत। हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा डालते जाइए। ये सब 5 हेडिंग है, अपने आप में 5 पैराग्राफ है आपका, समझ रहे हैं? इतना एग्जाम आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आप इसी में स्पेस में आ जाइए तो आपको दिखेगा हमारा स्पेस में भी क्या है, बोलिए। एंटी सैटेलाइट मिसाइल पहले से तैयार है। मेरे मिसाइल को ये मेरे सैटेलाइट को टच करोगे, हम तुम्हारे सैटेलाइट को उड़ा दें। अब ये तो हमको जब टारगेट देखिए। और बताइए, नाविक, हमें 1999 कारगिल युद्ध में जीपीएस देने से मना कर दिया, हमने अपना बना दिया। अब हमें जरूरत, अब कोई युद्ध होगा तो हम पहले से तैयार हैं। इतना तो सेक्टर है। हाँ, एकदम वो है ना, टारगेट टू ओलंपिक वाला एक जो स्कीम है, डालिए। टॉप्स है आई थिंक ना, कुछ ऐसा ही है ओलंपिक्स वाला, देख लीजिए। सारा स्पोर्ट्स इसी पे चलता है, पहले से वो क्या है, तैयार है। ये थोड़े कि कल ओलंपिक दौड़ना है तो चलो आज जॉगिंग करने चले, ऐसा नहीं होता है। सालों साल, 8 साल 10 साल मेहनत करता है पहले से, तब जाकर वो क्या है, ओलंपिक में दौड़ता है। क्लियर है? आराम से लिख लोगे एक पैराग्राफ, डन। कोई समस्या यहां तक? ऑनलाइन स्टूडेंट कोई समस्या? तो हम तो उसी में लिखते हैं, हम कहां अलग लिखते हैं, हम तो पहले पैराग्राफ में ही लिखते हैं। आप एकदम, मैं कहूंगा पहले शाब्दिक अर्थ को समझा दीजिए और उसके बाद गहराई में आप अर्थ को जाइए। हाँ हाँ,
वो 2 लाइन ना ना, अरे एक पैराग्राफ 6 7 8 लाइन का होगा, आप 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। आप पढ़िएगा, मॉडल आंसर दिया है मैंने, चिंता मत कीजिए, मिला है, मुझे पता है ये प्रॉब्लम आएगी, पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट? कोई डाउट? कोई डाउट बताइए। चलिए एक क्वेश्चन को लिखते हैं फिर, और ये क्वेश्चन आप पहले भी सुन चुके हैं, बट मैं फिर आपको बोलता हूं, जब आप लिखेंगे तो आप मैक्सिमम लोग फिर नहीं लिखेंगे। ठीक है, बात मत कीजिए। मूस मोटई है तो लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई। अभी हम सिर्फ 2 पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ भूमिका लिखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, समझे, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 68 में आ चुका है। तो नई बात कौन सी बताई आपने? मजाक कर रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं समझ रहा हूं, इसीलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई सॉल्यूशन इसका नहीं। इसीलिए आपको ध्यान होगा, मैंने जब शुरुआत ही की थी तो मैंने मुहावरे वाले से ही लेके आपको चला, ताकि डिफिकल्टी, अभी तक देखिए 4 मुहावरे पे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, 3 पहला दिन और आज एक, तो इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। हम अभी मुहावरों पे आएंगे तो 100 मुहावरे आपको पढ़ाएंगे, हम, मेरा मानना है उस 100 मुहावरे में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो चिंता आप ना करें। अभी तक तो यही रिकॉर्ड रहा है, आगे भी देखते हैं रिकॉर्ड वैसा ही जाएगा। तो 100 मुहावरे को हम आपको समझाएंगे, और देखिएगा बहुत सारे मुहावरे जब हम पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि 30% मुहावरे एकदम सेम ही है, मीनिंग क्या है, सेम। तो हम लोग करेंगे, आज हम लोग दूसरे क्लास पे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के चलते हैं। और मेरा मानना ऑलवेज है, मैं पर्सनली भी इस बात को मानता हूं कि समस्या तो पता चल गया, अब समाधान की ओर बात करें। ठीक है, तो आइए एक एक करके पहले समझते हैं। हमने अभी फिर कहा भूमिका, अभी सिर्फ हम भूमिका लिखना सीख रहे हैं, हमको भूमिका में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हमको इसका शाब्दिक अर्थ बता देना है, इसका गहराई छुपा हुआ अर्थ बता देना है, और इसका संदर्भ बता देना है, हमारा भूमिका हो जाए। और भूमिका में फ्लेवर भी मिल जाएगा, शाब्दिक, गहराई में, और साथ में संदर्भ, करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल मिल जाएगा, उसको एग्जामिनर खुश रहेगा। अब आगे बढ़ते कर, मूस मोटई है पहला, तो कह रहा है, मूस यहां क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मूस कह रहा है शाब्दिक अर्थ तो चूहा हो गया, बट पहले ऐसे करते हैं, शाब्दिक पे आते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। कह रहा है चूहा है, मोटई है, तो कह रहा है उसको कितना भी पौष्टिक आहार खिला लो, काजू किशमिश बादाम, छोटे छोटे कीट पतंग, जो भी उसको खिला लीजिए आप, चूहा जो भी खाता हो। ठीक है, कह रहा है चूहे को कितना भी पौष्टिक आहार खिला लो, वो यदि खाने से मोटा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोढ़ा, लोढ़ा मतलब जो आप सिलवट पे क्या करते हैं, पीसते हैं मसाला को, तो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा उतना बड़ा, मतलब उस जैसा हो जाए।
अच्छा, सिलवट का और कोई काम, और लोहे का कोई और काम होता है क्या? तो उसका मतलब वो बता रहा है, अरे अब इधर, अब वो ठीक है, वो एक ही बार होता है, अब आगे देखिए, अब वो भी धीरे धीरे प्रथाएं क्या हो रही हैं, खत्म। ठीक है, अब विदेशी दूल्हा आया है, मतलब दिल्ली से आया, बोलेगा अब आपने लोढ़ा, बोला व्हाट, व्हाट इज दिस मैन, व्हाट, कंफ्यूज है कि भाई पीट रहे हो या, ठीक है। चलिए, मैं अच्छे शब्दों में बोला हूं, कुछ और अच्छे शब्दों में नहीं बोलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो लोढ़ा, लोढ़ा कहने का मतलब है कि वो अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका एक और मतलब है कि यदि बड़ा हो गया तो चूहा को जो रफ्तार होती है, जो छोटा होता है तो किसी भी बिल में घुस जाता है, उसकी महत्व जो है कि वो बिल्ली क्या वो चूहे उन बिल में घुस पाती है क्या? नहीं। तो कह रहा है यदि ये बड़ा हो जाएगा तो बिल में भी घुस नहीं पाएगा, इस वजह से उसकी महत्व, जो उसकी मोटाई का महत्व है वो भी नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये महत्वहीनता की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मोटा हो गया तो कोई काम काज नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से, अब उसी को देखिए, कह रहा है चूहे को आप कितना भी पौष्टिक आहार खिला लो, वो थोड़ा अपने आकार को थोड़ा सा बदलेगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ा तो लोढ़े जैसा होगा, ना कि हाथी इतना विशाल काय। चूहा को आपने हाथी बनते कब देखा? ना ही वो घोड़े इतना तेज दौड़ने लगेगा। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है। तो कह रहा है इसका छुपा हुआ अर्थ क्या है भाई? तो यहां जो मूस है वो किन व्यक्तियों की बात कर रहा है? वो ऐसे कमजोर या ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहा है जो 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 अब ध्यान से देखिएगा, जो अपनी शक्तियां, अपनी कमियां, जो वास्तविकता से दूर है, और जो अपने आप को ही समझता नहीं हो, वो क्या कर लेगा? वो कैसे गोल को चुनेगा? वो कैसे अपने गोल को चुनेगा? अपने कैसे प्रयास करेगा? तो कह रहा है वास्तविकता में रह के नहीं, वो क्या करेगा? अनरियलिस्टिक गोल। इसका मतलब कि उसकी शक्ति उसको अलाउ नहीं करती है, कमजोरियां ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा गोल सेट कर रहा है जो उसकी शक्ति उसको अलाउ नहीं कर। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जो अपने से क्या है, अपने से, अपने आकांक्षाओं में क्या है, अपनी आकांक्षाओं में अंधा है। वो अपनी कमजोरियों को, अपनी शक्तियों को सही से परीक्षण नहीं कर पा रहा है, और वो अपना सीमित दायरा नहीं समझ रहा है, और फिर भी अपना गोल ऐसा चुन रहा है जो उसके बस की बात नहीं, और उसकी वजह से क्या होगा? वो लाइफ में असफल हो जाएगा, और असफल होकर वो क्या करेगा? वो अपनी जिंदगी तो खराब करेगा ही करेगा, समाज और देश का भी समय, एनर्जी खराब। तो ये उसका, इसका मतलब ये किस चीज की बात कर रहा है? तो ये कह रहा है सपना वर्सेस वास्तविकता। हम धीरू भाई अंबानी बनना है और कर रहे हैं प्रिपरेशन एग्जाम की, वो भी क्लर्क की। सपना क्या है? धीरू भाई अंबानी। बिल गेट्स बनना, बोले कर क्या रहे हो भाई? बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। या जितने आप देखते हो तेंदुलकर बनते हैं कहा? मैच देखकर। ऐसे छक्का मारना चाहिए था, जो ग्राउंड पे आज तक खुद कभी उतरा है नहीं। लेकिन वो किसको ट्रेनिंग दे रहा है? तेंदुलकर। तो इसका मतलब क्वेश्चन अब आपका शिफ्ट कहां हो गया? सपना वर्सेस वास्तविकता। क्वेश्चन कहां शिफ्ट हो गया? आप देखते होंगे प्रकृति वर्सेस, ठीक है, वातावरण।
सबका एक सीमित दायरा है, चूहे का भी अपना एक सीमित दायरा था। चूहा चाहे कुछ भी कर ले, वो हाथी कभी इतना बन नहीं सकता, ना उसकी तरह शक्तिशाली बन सकता है, ना उसकी तरह विशाल। आप लोग हर इंडिविजुअल जो यहाँ बैठे हैं वो सब इसी के प्रोडक्ट हैं। आपके माँ बाप जैसे वैसी शक्ल आई, वैसा ही हाइट मिला, वैसा ही कलर मिला। ठीक है, अब आप कहेगा नहीं जितना भी फेयर लवली बाहर से लगा लीजिए, आप सुंदर नहीं। फेयर लवली लगाने से सब लोग एक जैसे सुंदर हो जाएंगे क्या? नहीं हो। तो वातावरण वातावरण आपको कुछ बहुत ज्यादा आप में बदलाव नहीं लाए। जो आपका कलर है, मैक्सिमम है कि कलर आपका वैसा ही। आपकी हाइट छोटी, अब कितना भी लटकिए, माँ बाप की हाइट छोटी है, आपकी हाइट छोटी ही नहीं, आप लटकते रह जाइए, जीवन भर लटके रहिए वहीं। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके जेनेटिक ने, जीन ने उतना ही डिसाइड कर। बोले नहीं हमको तो 8 फीट का बनना है। आजकल ऑपरेशन कराया जा रहा है पैर में पीछे बीच में, आजकल सचमुच ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके अपने इफेक्ट है। ठीक है, साउथ कोरिया में गया था तो वहां गिफ्ट दिया जाता था क्या, ये जो उनकी आंखें छोटी होती है, तो आंखों का ऑपरेशन, नाक का ऑपरेशन, होठ का ऑपरेशन, मदर फादर जैसे 10th क्लास पास के तो आपके यहाँ साइकिल मिलता है या कोई गिफ्ट मिलता है, तो वहां गिफ्ट मिलता है कि अच्छा चलो 10th पास किए हो तो अच्छा मार्क्स लाए तो आंख ठीक करा देते हैं। फिर 12th गए तो नोज ठीक करा दिए, ग्रेजुएशन गए तो होठ ठीक करा दिए। अभी मैंने देखा वहां इतनी कॉस्मेटिक सर्जरी इतना डोमिनेंट है और सुंदरता एक इतना बड़ा पैमाना है कि उसी के पीछे पूरी इंडस्ट्री है। अभी देखिएगा इंडिया में भी साउथ कोरियन कॉस्मेटिक का बहुत डिमांड है, समझ रहे हैं? हमने भी एक मंगवाया अभी। अरे प्रोडक्ट भी अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो छोड़ दीजिए। अरे क्रीम था, एक दोस्त हमारा रहता है तो लेके आया। तो समझिए क्या है, क्या कहने की कोशिश है कि हम सबको अपना सीमित दायरा पता होना चाहिए। लेकिन जब हमको सीमित दायरा नहीं पता होगा, अपनी कमजोरियां अपनी शक्तियां नहीं पता होंगी, और हम ये सोचकर कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, और इसी में देखिएगा अभी जो मैक्सिमम लोग तैयारी भी करते हैं, क्या चेक किया कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं डेली 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करने की ताकत रखता हूं? हाँ रखता हूं तो कर सकता हूं। लेकिन कितने लोग इस रूटीन को फॉलो कर पाते हैं? कितने लोग छोड़ो क्लास ही पूरे दिन आ पाते हैं? आज पीठ दर्द है, कल ये है, परसों, अरे यार। तो कह रहा है आप अपनी शक्तियों को क्या कीजिए, सही से जानिए और तब अपना गोल सेट कीजिए। ये उसकी बात कर रहा है। अब आ जाइए आज के जमाने में हमारा दूसरा क्या आना चाहिए, संदर्भ। संदर्भ संदर्भ देख लीजिए, आजकल आत्महत्या, मानसिक तनाव, जितना बेरोजगार उतना ज्यादा मानसिक तनाव। ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल अपने आप बता दिए। कुछ भी मिल जाए क्या है, इसका मतलब उस नौकरी में आप फिट नहीं है, उस नौकरी की जो जरूरतें हैं आप शायद सही से नहीं जब समझे हैं, आपकी ट्रेनिंग सही से नहीं हुई है, इसीलिए नौकरी भी आपको क्या लग रहा है, उसी नौकरी के लिए पहले मरे हुए थे, सर कैसे भी भगवान एक नौकरी दिला दो। अब नौकरी मिल गई तो देखिए क्या कह रहे हैं, वो नौकरी में है इसीलिए पहले बोल, क्या है वो नौकरी में ऑलरेडी है। अब जो नौकरी आपको मैं बता रहा हूं, 1 1.5 साल बाद 2 साल बाद जब मैं आप सबसे मिलूंगा, कैसा चल रहा है, खाक नौकरी है। अरे तू तो पहले रो रहा था, अब वही नौकरी खराब लगने लगी। ये मनुष्य का क्या है, आदत है, जो है उसके साथ खुश नहीं है, और चाहिए और चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। तो आजकल आत्महत्या, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? हम ये हैं, हमने अपना गोल यहां सेट किया। अभी देखिए कोटा में स्टूडेंट मर रहे हैं, पटना में भी स्टूडेंट की डेथ हो गई, दिल्ली में भी आए दिन सुनते रहते हैं बच्चों ने आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या कर ली?
माँ बाप ने कहा नहीं तुझे ही रैंक 1 लाना है, जा तू कोटा। कोटा में कुछ नहीं, मैं भी गया हूं, फालतू। पढ़ने वाले बच्चे हर जगह पढ़ते हैं, ठीक है, बट उस समय यहाँ काफी व्यवस्था नहीं थी, अब तो सब जगह व्यवस्था बहुत है। तो क्या देखते हैं कि भाई आप अपनी शक्ति, बच्चा से तो पूछिए वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। यहाँ तो हमें पता ही नहीं है, बच्चा से पूछना ही नहीं है, फलाना का बेटा बन गया, अब तुमको भी बनना है। तो क्या कह रहा है, आत्महत्या, हम अपने सपने और वास्तविकता में जब बड़ा डिफरेंस दिखता है तो हम एक शॉर्टकट एडॉप्ट करते हैं, और वो क्या है, सारे बुजदिल लोग यही करते मिलेगा। दूसरा, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव क्यों है, क्योंकि हमने सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और, दोनों के बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। इसलिए हर समय क्या है, बम बन के घूम रहे हैं, हम सब बम ही तो हैं आपस में। जहां कहीं रोड पे देखिए किसी कोई आपसे टकरा जाए, उस दिन उसको ऐसे घूरिएगा जैसे लगता है उसकी जान ही ले लेंगे आप, क्योंकि हम बम बने हुए, अभी हम बहुत मानसिक तनाव में चल। और सोचिए जिस दिन आपका रिजल्ट है, आपको कोई टकरा भी जाए, आज सामने भिखारी मिल गया, मांग रहा है 5 रुपए, आपके जेब में पड़ा, ले तो जी ले जिंदगी, रैंक 1 आया हूं मैं आज, खाओ तुम आज। मानसिक तनाव, क्योंकि क्या हुआ, क्या हुआ, मैं वही लेके आ रहा हूं। देखिए, अब देखिए एक मिनट, रैंक 1 आ गया, आप जो आपने सपना देखा था वो पूरा हो गया, दोनों मैच कर गया, तो आप क्या हुआ, आपके जीवन में एकदम कि नहीं मैंने अचीव किया है, तो उस समय सामने वाला जो मांगेगा तथास्तु, जा खुश हुआ। और जो नहीं हुआ है, भीख मंगे ने पैसे मांग दिया, मुझे लगता है वो पैसा तो नहीं देगा, उल्टा उसका पैसा भी छीनेगा, उसको 5-6 झापड़ भी मारेगा कि मेरा साल बर्बाद हो गया और तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। उसको हर बात बुरी लगेगी। इसीलिए क्या होता है, जब कोई बच्चा का नहीं होता है तो मैं ज्यादा ज्ञान नहीं देता हूं सब मैं चुपचाप सुनता हूं उसको, पहला दिन सुनता हूं, क्योंकि पता नहीं वो कब फट पड़ेगा। हाँ भाई तू ही बोल, तू ही बोल, पहले दिन सुनो, पहले दिन ज्ञान नहीं बता पाता, क्योंकि वो पहले दिन ज्ञान सुनने आया ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात को, दर्द को बयान करना चाहता है कि कोई चुपचाप सुने। और ये मेरे को बहुत अच्छा, मेरे को मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी ने सिखाया कि पहले दिन कोई आपको फोन करे और दुखी रहे तो चुपचाप सुनो, बोलो कुछ मत, अपने आधा एक घंटा में थक जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग के लिए भी लर्निंग है, कोई फोन करे, कंधा मांग रहा है, वो कंधा दीजिए, ज्ञान मत दीजिए, ठीक है। चलिए, क्लियर है। दूसरा, दूसरा, आजकल आप क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, स्टार्टअप। हर आदमी पूछे क्या कर रहा है, स्टार्टअप, मीनिंग नहीं पता है, लेकिन हर आदमी मार्केट रिसर्च किया नहीं, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस को समझा नहीं, देखा नहीं कि इन्वेस्टमेंट कितना है, पैसा कितना है, आदमी मेरे साथ काम करेगा नहीं करेगा, और कूद गया मैदान में। तो क्या है, इसलिए देखते हैं 90% से ज्यादा स्टार्टअप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते, क्योंकि वास्तविकता का ज्ञान है नहीं। हर प्रोडक्ट आदमी कह रहा है मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है, हमने मार्केट रिसर्च सही से नहीं किया। क्लियर है। तीसरा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वर्सेस खुशी। व्यक्ति की आजकल हर चीज हम कहां से कंपेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया, है ना। सोशल मीडिया में आपकी खुशी क्या हो गई, खत्म। आप गए अपना फोटो डाला, और फोटो डाले तो देखिएगा बहुत सारे वहां फालतू लोग बैठे होते हैं, बोला बहुत खूबसूरत लग रहा है, रुको इसका मूड खराब करते हैं, ऐ बदसूरत औरत, बोला क्या लिख दिया है। या हम अपनी खूबसूरती को किससे माप रहे हैं, लाइक, कमेंट, बार बार देख रहे हैं, लाइक 2 ही मिला, टेंशन में, मतलब उसको अपनी ही खूबसूरती पे क्या होने लगा, शक होने। आपने डाला कोई मेडल उडल लेते हुए, नहीं यार इसको कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है,
अब बार बार देख रहे हैं, अरे कोई तो बोल तूने बड़ा अच्छा काम किया, जबकि हम उसको जानते भी नहीं है। तो आजकल मेरे सक्सेस का मेजरमेंट क्या है? कितने लाइक मिले, कितने फॉलोअर हैं, ये ठीक है। और अभी तो देखिए आप, जब से अंबानी की शादी हुई सबको अपनी शादी ही बेकार लग रही है, क्योंकि उसमें जो देख लिया वो कह रहा है मैं तो दूर दूर तक नहीं हूं। अरे भाई तू अलग आदमी है, वो अलग आदमी है, तू क्यों परेशान है? उसने तो जितना खर्च किया उससे ज्यादा उससे पैसे भी कमा लिए, इतने लोगों को बुलाया, उससे बिजनेस डील भी कर लिया, उसी में एक ही चीज में कितने बिजनेस डील खत्म कर लिए उसने। तो तेरा अलग प्रकृति है, उसका अलग प्रकृति है। तो इसका मतलब हमको अपनी क्षमता, अपनी प्रकृति, काम का, हमको इन सब का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, वास्तविकता का ज्ञान हो। ये नहीं कि बस ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसा ही होता है। अपने विम्स एंड फैंसीज पे ना जाएं, ठीक है। और आजकल सोशल मीडिया तो क्या है, ट्रोलर है, कोई काम नहीं है। मैं देखता हूं हमको भी ट्रोल करते हुए, मैं जाके उनके प्रोफाइल में देखता हूं तो 20-20 साल पुराना प्रोफाइल, मतलब कौन सा स्टूडेंट है जो 20 साल पुराना सोशल मीडिया पे, या 10 साल या 15 साल या 8 साल। इसका मतलब कोई कॉम्पिटिटर है जो बकवास कर रहा है, ठीक है। और भाई हमसे इतना समस्या है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते ही कि वो मत आओ, हम तो डेली पकड़ के नहीं लाते अपने पास। तो कुछ चीजों को आपको क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा। तो आप अपनी खुशियां सोशल मीडिया पे मत ढूंढिए, अपने में ढूंढिए। डन। तो आप और एग्जाम्पल, हाँ सब जगह पाकिस्तानी बताइए, जैसे समझा नहीं मैं, कौन सा फ्लॉप कर गया? मत बोलिए फिर, ठीक है। हम हमारे पास जब एग्जैक्ट इनपुट ना हो तो हम बात नहीं करते हैं उस पर। अब ये तो आपका आपका इंटरप्रिटेशन है ना, टेक्निकल फेलियर हो सकते हैं बहुत बार, हमारे यहाँ भी बहुत बार टेक्निकल फेलियर होती है। हमारे यहाँ तो मिसाइल कहीं और छोड़ते हैं, कहीं और पहुंच जाता है, ये भी हो चुका है। तो क्या कहें, भारत का पूरा सिस्टम ही खराब है। कभी कभी घटनाएं हो जाती है, छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। दूसरा दूसरा देखो भाई, कॉन्टेक्सचुअल पकड़ो, ऐसे पकड़ोगे ना तो गलत ही एग्जाम्पल पुट करो, ठीक है। एक दो अच्छा शब्द लिख लीजिए। शैक्षणिक लक्ष्य, कह रहा है शैक्षणिक लक्ष्य बस व्यक्तिगत योग्यता, वित्तीय महत्वाकांक्षा वर्सेस बाजार की वास्तविकता। हम बहुत बार मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट मार्केट की रियलिटी हमको नहीं पता। स्टॉक मार्केट, आज पैसा डालेंगे हम अमीर बन जाएंगे, ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातों को आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं और आगे आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन यहां तक? कोई और क्वेश्चन बताया जाए? चलिए हम लोग अब थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पे बढ़े, ठीक है। यहां तक भूमिका लिखने तक किसी को कोई दिक्कत हो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, कौन क्या बात सही बोल रहे हैं? विनोय, विनय, हमको भी तो बताओ, हाँ बताइए। यहां तक किसी को कोई समस्या हो भूमिका में तो बताया जाए। हमने करीब 3-3-6 क्वेश्चंस को अच्छे से किया, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए आपका होमवर्क, एक क्वेश्चन होमवर्क, होमवर्क पहला क्वेश्चन, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है या लोगों के आगे? आप सबके पास बुकलेट होगा,
बुकलेट मिला है? जिनको मिला है ठीक है, नहीं मिला है ले लीजिएगा अभी। उस बुकलेट में, हाँ ये बुकलेट दिखाइएगा, इस बुकलेट में आपके पास है पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां का पहला क्वेश्चन ये लिखिएगा, दूसरा ये लिखिएगा, हम इतिहास निर्माता नहीं बल्कि इतिहास द्वारा निर्मित है। 2 मार्क कर लीजिए, बुकलेट से क्वेश्चन उतार लीजिएगा। और 3 क्वेश्चन ये 9, 10, 11, 9, 10, 11, ठीक है। धर्म के बिना विज्ञान नागर छे, विज्ञान के बिना धर्म आनर छे, पानी में मछरिया 9 कुटिया बखरा, अगला खेती आगे आगे पिछला खेती। ये 3 आप, 3 इधर 2 उधर, 5 आपका क्या है होमवर्क। 2 पैराग्राफ बस लिखना है, सिर्फ क्या, भूमिका, सिर्फ भूमिका। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 5 क्वेश्चन होमवर्क लिख के लाएंगे, सिर्फ 2 पैराग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहां पहुंच गए? मुख्य भाग। कहां? बॉडी, मुख्य भाग बॉडी। देखिए अभी जैसे अभी जो बिजली कट हो रही है, ये सरकार को पहले से चीजों को करके रखना चाहिए था। अभी ठंड का पूरा मौसम था, मौसम ट्रांजिशन भी था, बट हम लोगों ने सोए रहे। अब जब मौसम खराब चेंज हो गया, तब हम लोग क्या करें, एक दिन 8-8 घंटे बिजली काट रहे हैं। क्या कोई बिजनेस सस्टेन कर सकता है? नहीं कर सकता। जनरेटर भी पिछला बार सैटरडे को क्या हुआ, नहीं सैटरडे को नहीं, कल क्या था, मंडे, कल मंडे जनरेटर 6 घंटा चला, उसके बाद वो जनरेटर भी 6 घंटा लगातार चलने के बाद क्या हुआ, उसका कुछ टूट गया, तो फिर से भी एक नया जनरेटर लाएंगे। तो भाई इतने लंबे समय बिजली काटेंगे तो कोई भी सिस्टम सही से चलने, पूरे बोरिंग रोड की यही कहानी भी चल रही। तो आइए हम लोग समझते हैं मुख्य भाग बॉडी क्या कह रहा है, बॉडी इसको थोड़ा समझे। तो हम लोगों ने देखा था भूमिका का काम क्या था, भूमिका का काम क्या था, सिर्फ अर्थ समझाना और संदर्भ बता देना, दैट्स ऑल। अब अर्थ बताने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कहानी के द्वारा, एनेक्डोट के द्वारा, कविता के द्वारा, कोट के द्वारा, ठीक है, परिभाषित करके, या अलग अलग महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ के, या इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया। दूसरा कहता है मुख्य भाग, मुख्य भाग में हमको क्या सोचना होगा, मुख्य भाग में हमको बस सोचना है, करना है क्या, और विश्लेषण कैसा विश्लेषण, एकदम 360 डिग्री, मतलब उसका सारा चीज हमको समझ जाना है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो उसका नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, सारी बातों को हमारी समझ होनी चाहिए, मतलब कि हमें उसकी पूरी ध्यान होनी चाहिए, उसका पूरा ध्यान होना चाहिए। हम उसके बारे में पूरी बातों को समझते हैं। अब सवाल कह रहा है सर हम विश्लेषण करेंगे कैसे, माध्यम क्या होगा हमारे पास विश्लेषण का, बोल देने से तो विश्लेषण नहीं हो जाएगा। तो कह रहा है आप किसका सहारा लीजिए, आयाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलग अलग यदि डायमेंशन पकड़ लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। हर व्यक्ति का क्या होता है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका घर कहां है, ठीक है, यही सब हम देखते हैं। तो इसमें भी कह रहा है कि हम किसी भी प्रश्न का विश्लेषण, बॉडी में क्या करना चाहिए, विश्लेषण। विश्लेषण कैसा, तो 360 डिग्री, हमें मैक्सिमम बातों को क्या होना चाहिए, और उसमें से हम कुछ बातों को क्या करेंगे, लिखेंगे, कैसे, आयाम के माध्यम से, डायमेंशन के माध्यम से। ये कैसे, एग्जाम्पल, सामाजिक आयाम, आर्थिक,
राजनीतिक, ऐतिहासिक, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो सबका हमको अलग 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 पता चल जाएगा। आप लिखते भी है ना 1857 की क्रांति, लिखते हैं सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, अलग अलग चीज लिखते हैं, धार्मिक कारण, तत्कालिक कारण। तो उसी को सब बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं ना आप, क्या क्या कारण हो सकता था, यहां तक कि अंत में तत्कालिक कारण भी आप जोड़ देते हैं। क्लियर है? तो कह रहा है कि किसी का भी विश्लेषण कैसे पता चलेगा, तो उसके अलग अलग आयाम को पकड़ लीजिए और उसको आप समझा देंगे तो उसका विश्लेषण अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? अब कह रहा है कि आयाम के साथ साथ हमको इसको क्या करना होगा कि हमारा आंसर और विश्लेषण में दिखे। तो एक तो हो गया कि हम अलग अलग आयाम ले आए, दूसरा कैसे विश्लेषण में, तो एक पॉइंट हमने देखा आयाम, दूसरा और क्या हो सकता है, तो कह रहा है भाई साहब उदाहरण, डेटा। अब जो बात कह रहे हो उसका क्या लेके आओ, उदाहरण लेके आओ। हवा में मत बात करो, एकदम कंक्रीट बात करो। उदाहरण देने का मतलब क्या है, एकदम देखो ना, अभी संदर्भ की बात की तो हमने कंक्रीट एग्जांपल उठाया ना, कोई ऐसे एग्जांपल तो नहीं उठा लिया, हमने कंक्रीट एग्जांपल मतलब एकदम टारगेटेड एग्जांपल उठाया और उसके माध्यम से हम समझाने की बात की। तो यहां भी आपको क्या करना होगा, उदाहरण, डेटा, कुछ एग्जांपल दो, करंट अफेयर से डेटा को लेके आओ। कोई रिपोर्ट डेटा भी दे रहे हो तो उसको किसको किसको लेके चलना होगा, रिपोर्ट को। डेटा कहां, मैं बोल रहा हूं ये डेटा, तुम कौन। तो मैंने हमेशा कहा है जब भी डेटा को दो, फैक्ट फिगर को दो, हमेशा अपने कंधे का प्रयोग ना करें, दूसरे के कंधे का प्रयोग करें। डेटा, फैक्ट, फिगर, हमेशा रिपोर्ट को, रिपोर्ट रिपोर्ट किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, यूएन के द्वारा, संसद के, क्या किसने। क्लियर है? तो हमेशा आप अपने आंसर को बेटर कर सकते हैं यदि आयाम को उदाहरण, डेटा, फैक्ट, फिगर के साथ जोड़ दें। मतलब उसको, आयाम को आप क्या कर रहे हैं, जनरल से कंक्रीट बना रहे हैं, सामान्य बातों से आप क्या कर रहे हैं, एकदम टारगेटेड बात तक जा। और हमने पढ़ा था कि यूपीएससी का डिमांड और बीपीएससी का डिमांड क्या है, हमने कहा था एकदम कंसाइज होना चाहिए, कहा था टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। वो कैसे होगा, आपने पॉइंट कहा, उदाहरण लेके आए, कोई डेटा दे दिए, फैक्ट दे दिए, काम हो गया। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां, कोई डाउट यहां? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर आयाम क्या यही एक हो सकता है या और कोई कोई आयाम हो सकते हैं, और सोचने का तरीका क्या है। जैसे आपने भूमिका में हमें सोचने का तरीका बताया कि परिभाषित कर दो, कहानी दे दो, कविता दे दो, कोट दे दो, महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ दो, इसमें भी कुछ ऐसा है क्या, हाँ इसमें भी है। कैसे, वो देखते हैं। तो कहता है अलग अलग आयाम, डायमेंशन, हमको सोचने का तरीका होना चाहिए। क्या क्या, पहला, पहला तो कहता है, मैं इंग्लिश में लिखता हूं उसको हिंदी में कर दूंगा, एच बेस्ट है। एच मतलब ऐतिहासिक, पी मतलब राजनीतिक, ई मतलब आर्थिक, एस मतलब सामाजिक, टी मतलब टेक्नोलॉजिकल, ई मतलब पर्यावरण, एल मतलब कानूनी, लीगल, है ना, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। उसी का मैंने हिंदी आपको लिख दिया। ऐतिहासिक, टी पॉलिटिकल राजनीतिक, ई इकोनॉमिकल आर्थिक, एस सोशोलॉजिकल सामाजिक, टी टेक्नोलॉजिकल, ई इन्वायरमेंटल पर्यावरण, एल लीगल कानूनी।
7 पॉइंट मिल गए, इनमें से 4-5 उठा लोगे। बट यहीं पे क्वेश्चन आएगा कि सर आपने हमको ये नहीं बताया बॉडी में कितने पैराग्राफ लिखते हैं, बॉडी में कितना स्पेस है। तो हमने देखा है कि बॉडी के लिए, मुख्य भाग के लिए हमको कितना परसेंट जगह मिलता है, 70 से 80%। इसका मतलब यदि 700 वर्ड या 800 वर्ड है तो उसका 70% भी करीब करीब हमको 480 से लेके 560 शब्दों के अंदर हमको किसको डेडिकेट कर देना है, किसको, बॉडी को। 500 से 600 शब्दों के बीच में हमको अपना आंसर क्या है, एक जनरल रख लीजिए। तो मैं इसको क्या है, 500 से लेकर 600 शब्द कहां आने चाहिए, बॉडी में। इसका मतलब मैं मानता हूं कि एक पैराग्राफ में 60 से 70 शब्द आते हैं, तो करीब करीब 8 से 9 पैराग्राफ कहां होने चाहिए, बॉडी में। तो इसका मतलब है कि 8 से 9 पैराग्राफ यदि बॉडी में होने चाहिए तो हमको कितने आयाम चाहिए, कितने डायमेंशन चाहिए। एक तो हो सकता है कि हर पैराग्राफ क्या कर दे, हम नया आयाम नया आयाम नया आयाम, ठीक है। एक तो हो सकता है कि मैक्सिमम 8 से 9 आयाम हो सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं मिनिमम बताइए सर, मैक्सिमम नहीं, तो मिनिमम क्या हो सकता है। तो एक पैराग्राफ, एक आयाम पे यदि 2 पैराग्राफ भी आप लिखते हैं या एक पे 3 पैराग्राफ लिखते हैं तो 2 या 3 ही मिलेगा आपको। तो कह रहा है नहीं, एक आयाम पे 2 पैराग्राफ से ज्यादा मत लिखिए, क्योंकि आपको उसमें विविधता भी दिखानी है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है, मैं यहां ऐड कर रहा हूं, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा कि हमने कहा आयाम, उदाहरण, और तीसरा आपको क्या लेके आना है, विविधता। इसका मतलब विविधता कैसे आएगा, जब आयाम में भी आप क्या लाएंगे, वेरिएशन लाएंगे। ये नहीं है कि आयाम के 8 पॉइंट लिख दिए, फालतू बात। आयाम में भी हमको क्या लाना होगा, विविधता लानी, ठीक है। तो कह रहा है क्या करना होगा हमको, तो कह रहा है 8 से 9 पैराग्राफ। इसका मतलब 4 पैराग्राफ से लेकर 4 डायमेंशन से लेके 8 डायमेंशन, इसी के बीच में आपका घूमता रहेगा। मिनिमम 4 ढूंढ लीजिए, 2-2 पैराग्राफ भी लिखिएगा, काम चल जाएगा। या 4 से ज्यादा लिखिए, किसी का 2, किसी का सिंगल, ठीक है। आप वैसे भी लिख सकते हैं, या सबका सिंगल सिंगल सिंगल, तो 8 पैराग्राफ हो गया। क्लियर है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहां तक। तो कह रहा है देखिए ना, एक आप ऐतिहासिक उठा सकते हैं, एक राजनीतिक उठा सकते हैं, एक आर्थिक उठा सकते हैं, एक सामाजिक उठा सकते हैं, एक टेक्नोलॉजिकल उठा सकते हैं, एक पर्यावरण संबंधी उठा सकते हैं, एक कानूनी उठा सकते हैं। 7 हो गया आराम से। या इन्हीं में से कोई 4 उठा लीजिए या 5 उठा लीजिए। ध्यान ये रखना है कि मेरा क्वेश्चन इसमें फिट होता है कि नहीं। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक। अब कह रहा है दूसरा क्या होगा भाई, ये बता। तो कहता है दूसरा हमारा तरीका क्या हो सकता है, तो कहता है सेक्टर अप्रोच। सेक्टर बताइए, सेक्टर आप बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। आप कृषि की बात करते हैं, आप औद्योगिक की बात करते हैं, ठीक है। आप सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, आप ज्वाइंट सेक्टर की बात करते हैं, आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आप मनोरंजन की बात करते हैं, आप रक्षा की बात करते हैं, आप शिक्षा की बात करते हैं, आप हेल्थ की बात, जोड़ते जाओ। इनमें से क्या हमको करना है, 4 से लेके 8 पैराग्राफ तक काट लेना है। ये भी एक तरीका है सोचने का, जो सेक्टर आपको नजर आता जाए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ये आपको क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार देखना होगा कि ये अप्लाई होगा, कि ये अप्लाई होगा, कि आगे वाला अप्लाई होगा।
अब आप आंख बंद करके सब अप्लाई करने लगिएगा तो सवाल नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, ये एक सोचने का तरीका है, इसी में से हमको क्या करना है, उठाना है। हमको देखिएगा 50-60 आपको आयाम मिल जाएंगे, उसमें से कितना उठाना है, 4 से लेके 8, कोई बड़ी बात नहीं है। सारा समस्या भूमिका लिखने में, बॉडी लिखने में समस्या नहीं है, हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है, समय सीमा क्या क्या भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, या चालू हो गए 0 AD से लेकर 2025 तक का, या 1947 से चालू हुए तो 2000, मतलब किसी भी टाइमलाइन को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप टाइमलाइन की बात कर सकते हैं, किसी टाइमलाइन पे चले उसी पे समझाते चले गए। बचपन, एडोलेसेंट, जवानी, बुढ़ापा, टाइमलाइन है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो अब टाइम थोड़ा खत्म हो गया है, तो मैं यही क्लास को एंड करता हूं। रोशन, 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 मैं इसको कल आगे कंटिन्यू करूंगा, यहां से आगे, ठीक है? और कल हम लोग फिर, अभी डायरेक्ट वाला भूमिका नहीं लिखा है तो उसका कल लिखेंगे, और कल से हम लोग बॉडी में क्या करेंगे, इंटर कर, ठीक है? रोशन, देखिएगा, किसी को बुलाइएगा। क्या हुआ, कोई आ रहा है क्या? कोई डाउट यहां तक? ऑनलाइन स्टूडेंट, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? बांटो भाई। अब भैया शांत हो जाओ यार। अच्छा, कल से आपका एसे का टाइमिंग सेम रहेगा जो पहले था। आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि लाइट नहीं थी, बट अब हमारे पास जनरेटर है, तो ये 2 बजे से ही रहेगी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्योंकि इंग्लिश मीडियम को मैंने मॉर्निंग में बुला लिया था, तो इसलिए आज थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। बाकी आपका 2 बजे से ही रहेगा, 2 to 4, ठीक है? और उनका भी 11:45 to 2। मॉडल आंसर मिल गया? एक बार पढ़िए, एक बार मॉडल आंसर को पढ़िए। मिल गया सबको? मॉडल आंसर पढ़िए, ऑनलाइन डाल दीजिए। आप लोग को मिला क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? पढ़िए मॉडल आंसर एक बार, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग घर जाके भी नहीं पढ़ते हैं इसको।
पढ़ लिया? चलिए ठीक है, अब हम लोग कल मिलेंगे 2 बजे। थैंक यू।